मिला? आज समोसा नहीं मिला। मिला था बट खा ले मेरे थोड़ा सा ठीक है, चलिए। तो पांडास बेसिकली कल हम लोगों ने पांडास के ऑपरेशंस किए थे, जिसमें पांडास पे कैसे काम करना है, डेटा एक्सेस करना, डेटा पे ऑपरेशंस अप्लाई करना, और कुछ क्लीनिंग ऑपरेशंस कर रहे थे कल हम लोग। हाँ, क्लीनिंग ऑपरेशंस में हम लोगों ने नल वैल्यूज को फाइंड करना, नल वैल्यूज को ड्रॉप करना, डुप्लीकेट डेटा फाइंड आउट करना, डुप्लीकेट डेटा को ड्रॉप करना, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। एंड कल मैंने आपको इन प्लेस का एक पैरामीटर बताया था, है ना, जो आप इन प्लेस का पैरामीटर आप हर फंक्शंस के साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। पहले रन ऑल करके एक बार रन करा लेते हैं अपने कुछ सारे। शॉर्ट हो गया था ना, शॉर्ट कर लिया था कल हमने, शॉर्ट बाय इंडेक्स, शॉर्ट बाय वैल्यूज, दोनों हो गया था, शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, फाइन। डेटा फ्रेम एक बार चेक करते हैं। ये हमारा डेटा, राइट, इसमें अभी डेटा शॉर्ट के फॉर्म में, शॉर्टेड है डेटा। एंड इसमें ड्रॉप एन करके हम लोगों ने अपने डेटा में से नल वैल्यू हटाया था। दूसरा एक तरीका मैंने आपको बताया कि नल वैल्यूज को इम्प्यूट किया जा सकता है ना, उसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू डाली जा सकती है। इम्प्यूटेशन के लिए आप यूज करते हैं फिल एन, है ना, इम्प्यूटेशन के लिए आप यूज करते हैं फिल एन। फिल एन में आपको सिर्फ वैल्यू देनी होगी कि जहां जहां पे नल वैल्यूज है वहां वहां पे कौन सी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। और जनरल केसेस में हम क्या करते हैं, जनरल केसेस में हम मीन वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा में अगर आपको कभी भी ये नल वैल्यूज को रिप्लेस करना हो, रिप्लेस करने के लिए मीन वैल्यू यूज किया जाता है। रीजन, रीजन ये कि आपका मीन वैल्यू जाने से आपका डिस्ट्रीब्यूशन खराब नहीं होता, मीन स्टिल स्टेबल रहता है ना, डेटा का जो एवरेज होगा वो हमेशा स्टेबल रहेगा। इस वजह से मीन वैल्यू ही डालते हैं। अगर आपको फिल एन करना है तो आप वैल्यू की जगह df डॉट मीन पास कर सकते। ठीक है, तो मीन ऑलरेडी निकालने के लिए फंक्शन बताया था, मीन, df डॉट मीन, एंड उसको वैल्यू में पास कर दीजिए, फिल एन हो जाएगा। और अगर आपने, अच्छा, अब मीन डायरेक्टली इस पे काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज दिक्कत ये है कि मीन हर एक कॉलम का अलग अलग हो सकता है, तो सेम मीन कैसे निकालेगा डीएफ का, तो ये एरर देगा ये प्रोग्राम, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम के डेटा पे आपको बेसिकली मीन अप्लाई करनी है, तो आप उस कॉलम को इंडेक्स करेंगे पहले, है ना। जैसे मान लो मेरा मीन जो है वो हमारी सैलरी पे है, मतलब जो नल वैल्यू है वो सैलरी पे दे रखा है ना, तो उसको फिल करना है, तो सैलरी का जो मीन होगा उसको सेट करना है। ठीक है, और इसको स्टोर कैसे कराना है, मतलब सेम उसी में स्टोर कराना है, तो आप df, एरर दे दिया, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे, क्योंकि हर कॉलम का आप मीन निकाल के एक ही बार सेट नहीं कर सकते, हर कॉलम का मीन अलग अलग होगा, तो हर कॉलम के लिए अलग अलग आपको ये फिल एन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप मीन चाहते हो कि हर कॉलम पे मीन सेट हो जाए, तो हर कॉलम के लिए अलग अलग मीन सेट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, तो उसको इंडेक्स करके ही यूज करना है। अगर आप कोई सिंगल वैल्यू, कोई एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं जो मान लो जीरो है, जीरो में सब पे सेट करना चाहते हो जहां जहां पे नल है,
तो वो आप डायरेक्टली वैल्यू इक्वल टू 0 दे दीजिए, वो सब जगह पे जहाँ-जहाँ नल होगा वहाँ 0 सेट कर दीजिए। लेकिन अपने कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए, तो कॉलम स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ये ऑपरेशन। ठीक है? क्लियर है? ओके। आपका एरर क्यों दे रहा है? आप बताओगे एरर क्यों दे रहा है? तो एरर नहीं है ये ना। हॉट मैसेज बुक्स विद स्टिकर एंड दिस DF और है। नहीं, ये एरर नहीं है, ये कुछ और है। ये नहीं है, एरर नहीं है, कुछ और है। खत्म हो गया। एक बार दोबारा इसको VS कोड को बंद करके दोबारा चलो। एक सेकंड, pd डॉट रीड एक्सेल सुपर स्टोर एंड एक्सेल का डेटा रीड हो रहा है और उसमें क्या है? हाँ, एक बार करना। इसमें सेल्स है, हाँ, सेल्स का, तो सेल्स का तो मीन निकल जाना चाहिए। सेल्स का मीन निकल जाना चाहिए, बिल्कुल। पहले मैंने ऑर्डर आईडी किया, तब मेरे को लगा ऑर्डर आईडी का मीन निकलेगा। लेकिन इससे आपका आउटपुट कुछ नहीं दिखेगा। पर एरर भी तो नहीं देना चाहिए। एरर, हाँ एरर नहीं देना चाहिए। वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू हटा दे एक बार, स्टार्टिंग वाला ये पैरामीटर हटा दे। अच्छा, ना ना, df डॉट मीन नहीं हटाना था, सिर्फ पैरामीटर हटाना था। df डॉट मीन डाल दो, पैरामीटर हटाओ, रन करो। एरर नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ एरर तो आना नहीं चाहिए था। बस इसी में आ रहा है, इसके सिवाय तो आ नहीं रहा है। निकल स्टेट प्लेटेड, पता नहीं क्या क्या, हॉट मैसेज बुक विद द स्टिकर एंड ये एरर नहीं है, एरर ऐसे थोड़ी होता है। नहीं मतलब ये कुछ सिस्टम, ये एरर नहीं है, ये कुछ और है। क्लियर मैनुअल कोई बाइंडिंग दूसरा डेटा लो, डेटा में कुछ है प्रॉब्लम। कल तक तो चल रहा था ये डेटा, हम्म, पूरा तो इसी में काम किया मैंने इतना मतलब दिन। ये चीज तो है ही नहीं है, ये ना कहीं कोई एरर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो कुछ और ही है। इंटरनल लग रहा है, कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दिया इसने। सेम सेम चीज बता रहा है, could not convert, convert what? और डीएफ डॉट मीन दिया ना, इसका प्रॉब्लम है। तो डीएफ इसको, अच्छा वही तो दिक्कत, वही तो मैंने बताया एरर देगा। इसको भी तो करो। यहाँ आपने सिर्फ डीएफ डॉट मीन लिख दिया। स्टार्टिंग बीच में भी लिखना है शायद, डीएफ, सेल्स। ये इसका आपने फिल एन ए किया है, तो इसी का तो मीन निकालोगे ना आप। पूरे डेटा का तो मीन हो नहीं सकता। पूरे डेटा फ्रेम का सिंगल मीन थोड़ी होता है। डेटा फ्रेम में हर कॉलम का अलग अलग मीन होता है। अब मतलब स्टार्टिंग में दिया था, सेकंड टाइम में right. पर सीधे एरर लिख देना चाहिए, ये क्या दिया इतने सारे चीज, मेपल ग्राफाइट ग्रे फिनिश, वाइट राउंडेड। ठीक है, ओके है। चलिए, तो फिल एन इस तरह करके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने नल वैल्यूज को। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोसेस, राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि हमें अपने डेटा में ढूंढना है नल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू एंड अगर किसी का डेटा टाइप चेंज करना हुआ, है ना, मतलब प्रॉब्लम डेटा टाइप के साथ भी हो सकती है। तो डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना हुआ तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आप df डॉट एज टाइप का यूज करते हैं। एज टाइप की हेल्प से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो उस कॉलम को आप इंडेक्स करोगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे
फोन नंबर लिया, फोन नंबर का पहले अगर टाइप चेक करना है आपको तो आप डी टाइप चेक कर लो कि इसका डेटा टाइप है क्या। तो इसका डेटा टाइप है ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोन नंबर हमारा कुछ इस तरह का है, इस तरह का फोन नंबर है। अच्छा, ओके, हाँ। और क्या क्या हो सकता है, डेट का क्या है, एक सेकेंड, हायर डेट, हायर डेट भी ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको चेंज करना है डेट में एक्चुअली। तो डेट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पांडास के साथ में एक ऑपरेशन होता है, पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, ठीक है। मैं अगर अपने डेटा को डेट टाइम में चेंज करना चाहूं तो इस तरह से टू अंडरस्कोर डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब डेट टाइम स्केलर के लिए आपको डीएफ हायर डेट, जो कॉलम का नाम है वो आपने डाल दिया, है ना। और एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, आई डोंट थिंक सो। इन प्लेस नहीं है, इन प्लेस नहीं है, चलिए ठीक है। स्टोर करने के लिए डीएफ और सेम हायर डेट पे ही डाल दो, हायर अंडरस्कोर डेट। ये आपके डेटा का टाइप चेंज करेगा डेट टाइम में, क्योंकि ये जो हमारा हायर डेट है ये इसमें है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। मुझे इसको डेट फॉर्म में करना है, इस तरह से कर सकते। कुड नॉट इनफर फॉर्मेट, मतलब वैसे कर दिया है, वार्निंग है ये, कुछ डेट यूटिल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीएफ को चेक करते हैं, डेटा फ्रेम को हमने चेक किया, यहीं पे करते हैं, ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसको रन कराते हैं। देखो अब डेट का फॉर्मेट कैसा दिख रहा है आपको, पहले मई और समथिंग इस तरह दिख रहा था, अब डेट में वो चेंज हो गया, तो अब 1/5/2003, ठीक है। मतलब हमने अपने डेटा को एक्चुअली में डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर डेट फॉर्मेट नहीं होता तो हम उसको डेट के ऑपरेशंस नहीं कर पाते, फिर वो स्ट्रिंग होता, तो स्ट्रिंग में डेट का तो ऑपरेशन होता नहीं है, तो ये डेट के ऑपरेशंस अब ये कर सकता है एक्चुअली। तो आपको अगर किसी ईयर का डेटा चाहिए, किसी मंथ का डेटा चाहिए, तो आप निकाल सकते हो, पहले वाले डेटा पे नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने डेटा टाइप को चेंज करते हो, अगर डेट टाइम में चेंज करना है तो। अगर इंटीजर है, फ्लोट में चेंज करना है, फ्लोट है, स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं डीएफ, जिस भी कॉलम का डेटा चेंज करना है उस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सैलरी, एंड और सैलरी की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो डॉट एज टाइप, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से इंटीजर, INT, ठीक है। इंट 64 लिख देता हूँ, इंट 64 काम करता है इसमें। सैलरी की सारी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी, जहां जहां पे जो जो सैलरीज थी, अब वो सैलरी इंटीजर में दिख रही है आपको, पॉइंट हट गया, ठीक है। तो एज टाइप की हेल्प से आप अपने डेटा में, अब मैंने उसको उस पर स्टोर नहीं करा है डेटा फ्रेम, अगर आप देखोगे डीएफ, तो डीएफ में अभी आपके पास सैलरी फ्लोट में ही है, ये सैलरी का डेटा है, फ्लोट में ही है। बट इफ यू वांट टू चेंज इट तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, सैलरी की ये वैल्यू, अच्छा ये ऑलरेडी इसमें है, इंटीजर में तो है पहले से ही, फ्लोट कर लो फिर इसको, मेक इट फ्लोट, राइट, फ्लोट में चेंज हो गया, ठीक है। और अगर यही फ्लोट आप उसी डेटा फ्रेम में ऐड करना चाहते हो, तो सैलरी दिया मैंने एंड जस्ट इक्वल टू किया,
अब आप डेटा फ्रेम चेक करोगे तो अब डेटा फ्रेम में आपको सैलरी की जगह पे पॉइंट दिखेगा। 7900.00 तो इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। नहीं हुआ। टेक्निकल प्रॉब्लम। हम्म, मीन वाला जो हम लोगों ने पहले किया था, हम्म। उसमें मीन बस दिखा देना चाहिए था ना, कि क्या था वो फंक्शन। मीन दिखाना नहीं है, मीन प्लेस करना है। फिल एनी कर रहे हैं ना, तो जहां पे नल वैल्यूज है, नल वैल्यू पे आपको मीन वैल्यू फिल करना है। हाँ, क्योंकि नल है ही नहीं, आपके डेटा में ही नल नहीं है। डेटा में नल होगा तभी तो दिखेगा। तो इंटीजर में चेक चेंज करके देख लो। ठीक है, डन। तो डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू चेक वेदर अ डेटा हैज आउटलायर्स और नॉट। आउटलायर किसको बोलते हैं, कोई आइडिया कि डेटा में आउटलायर किसको बोलेंगे? आउटलायर का मतलब जो आउटलाई करता है। आउटलाई का मतलब कि किसी भी डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो ये सैलरी आपका डेटा है ना, यहाँ पे सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम में क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, हर एक एम्प्लॉय की अपनी अपनी वैल्यूज है। अब कुछ आपने जब एवरेज निकाला इसका, इसका मीन हमें मिला था हमने जब मीन इसका चेक किया, मीन कितना आया था डेटा पे, हमने यहाँ राइट प्रिंट करा के देख लेते हैं। मीन की वैल्यू है 6182। ठीक है, राइट, ये है आपकी मीन वैल्यू। अब जब मीन हमने चेक किया इसमें, तो मीन की वैल्यू हमें यहाँ पे देखी 6000। अब जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मतलब 6000 के आसपास आपका जो है एवरेज सैलरी जाता है ना। एम्प्लॉयज को 50 सैलरी है, 50 एम्प्लॉयज हैं, 50 एम्प्लॉयज के हिसाब से उनको एवरेज सैलरी 6000 रुपये जाती है। अब 6000 का मतलब हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज को 8000 जाता हुआ, किसी को 5000, किसी को 4000, ऑन एन एवरेज देखे तो वो 6000 की सैलरी पे करते। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मान लो कि 40 या 45 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000 रुपए, ठीक है, और 5 एम्प्लॉयज की सैलरी 40,000 रुपए। ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज निकालेंगे ना, 6000 7000 के आसपास आएगा। ठीक है, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कुछ कुछ क्या, बहुत सारे डेटा बहुत कम अमाउंट में है, और बहुत कम डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, रेस्पेक्टिव अगर देखें तो। और जब उसका एवरेज आप निकालने जाते हैं तो एवरेज ऑलमोस्ट बीच में आके खड़ा कर देता है। मान लो कि कोई ऐसी कंपनी में आपकी जॉब लगी जिसने बताया कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज को एवरेज सैलरी जाती है 50,000 रुपए, है ना, 50,000 रुपए हम एवरेज सैलरी देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को 10,000 रुपए सैलरी देते हैं, एंड वेरी लेस एम्प्लॉयज को वो 5 लाख रुपए सैलरी देते हैं। अब जब उनका एवरेज निकल के आता है तो 50,000 रुपये हो जाता है। आपको देखने में लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मुझे 50,000 रुपए के आसपास की सैलरी मुझे मिल सकती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, क्योंकि एवरेज तो ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। तो जो डेटा आपके रेगुलर डेटा से बाहर जा रहा है, मल्टी कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह आके स्टिक हो रहे हैं, और कुछ डेटा ऐसे हैं जो उस डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर चले गए,
है ना, जिनकी सैलरी हायर है वो तो बहुत लेस अमाउंट में है ना, और वो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर चले गए, उनको हम बोलेंगे आउटलायर। आउटलायर ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार कम भी होता है, आउटलायर कम भी होता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय की जब सैलरी, किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट होती है, तो जनरली उसमें जो ऑफिस बॉयज होते हैं या जो प्यून होते हैं उनकी सैलरी नहीं आती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है और वो एक्चुअली में आउटलायर है ना। अगर कोई कंपनी 30-40 हजार की सैलरी एवरेज दे रही है, तो ये जो 5 हजार या 10 हजार की सैलरी उनके लिए आउटलायर है, राइट। या जो हायर में आते हैं, जो 5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं, वो भी आउटलायर है, वो सब आउटलायर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिफाइन होता है कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन आपको रखने हैं। एनालाइज जो करना है डेटा, कितने डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा के बेसिस पे करना है, क्योंकि आउटलायर अगर आपके डेटा में होगा तो आप डेटा को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप समझे, राइट। सो आउटलायर्स चेक करना होता है, देखना होता है कि आउटलायर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो आउटलायर देखने के एक तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि आप प्लॉटिंग बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की हेल्प से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ आता है, उस ग्राफ को बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। नाम सुना आप लोगों ने, बॉक्स प्लॉट, एक्सेल में पढ़ा था हमने, बॉक्स प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट जो है वो हम यूज कर सकते हैं इस तरह के प्लॉटिंग डिफाइन करने के लिए, और उससे आउटलायर आपको इजीली पता चल जाता है ग्राफिकली। बॉक्स प्लॉट दिखा, मान लो यहाँ पे हमें चेक करना आउटलायर है या नहीं, तो फ्रॉम मैट प्लॉट लिब, अभी पढ़ा नहीं है बट अभी आउटलायर चेक करना है तो कर सकते हैं। इंपोर्ट पाई प्लॉट, हाँ, और पाई प्लॉट में एस पी एल टी कर दो इसको, पी एल टी डॉट बॉक्स। ठीक है, और इसमें डीएफ अपनी सैलरी पास कर, तो इस सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के फॉर्म में करेगा, एंड देयर इट कैन फाइंड कि वेयर इज द आउटलायर, और है भी या नहीं ये चेक करना है। ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लीन है, ये देख के आपको बता देगा। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, दो आउटलायर इसको मिले, ये दो आउटलायर हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आउटलायर चेक करने का सबसे इजीएस्ट तरीका यही है, बॉक्स प्लॉट। बस प्लॉट करके आप दिखा दो, आपको आउटलायर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। कैलकुलेशंस में आउटलायर फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहले तो ये करके देख लो, नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? अरे किया होगा इसने, दिया दिया, हाँ, इसको प्रिंट नहीं करना है। पी एल टी डॉट वर्क्स, मैं बता रहा हूँ, प्रिंट हटाओ, प्रिंट नहीं करना है, लास्ट में लिखो पी एल टी डॉट शो। आपको यहाँ पे अगर जिसका नहीं चल रहा है वो इस तरह से लिख सकते हैं, पी एल टी डॉट शो। ठीक है, ये एक अलग से स्क्रीन आती है, ये तो जुपिटर चल रहा है। ठीक है, समझ आ गया। इसको कैलकुलेशन बेस्ड करना है आउटलायर्स चेक करने के लिए, तो दो तरह के मेथड होते हैं, आउटलायर डिटेक्शन। एक तो बॉक्स प्लॉट, ऑलरेडी हमने कर लिया, देख लिया।
ठीक है। दूसरा होता है स्कैटर प्लॉट, चलो ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब हम लोग कैलकुलेटिव मेथड के थ्रू चलें तो IQR एक मेथड होता है ना। अगर आप विजुअल देखना चाहते हो, विजुअल के थ्रू तो आप ये बॉक्स एंड विस्कर चेक कर सकते हैं, स्कैटर यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली देखना हो तो आप IQR मेथड यूज करते हैं, इंटर क्वांटाइल रेंज। मतलब आप एक क्वांटाइल बताते हो, उस क्वांटाइल के बेसिस पे उस क्वांटाइल से ऊपर जा रहे डेटा को वो देख सकते हैं। जैसे बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, बॉक्स प्लॉट में जो आपको प्लॉटिंग दिखती है वो एक्चुअली में क्वांटाइल प्लॉटिंग है। क्वांटाइल का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ठीक है। तो ये जो है 25th क्वांटाइल है। ये बॉक्स की जो ये वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ये 50th क्वांटाइल है, ये 75th क्वांटाइल है, ये 100 क्वांटाइल है। राइट। तो ये क्वांटाइल जो है ये बेसिकली इतने दूर में इसने डिफाइन किया है। अब इस क्वांटाइल से बाहर का जो डेटा है वो आउटलायर है। ठीक है। तो वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्वांटाइल यहीं पे खत्म हो गया, तो आपकी ये आउटलायर बन गए सारे। क्वांटाइल बनता है डिस्ट्रीब्यूशन से, सब कुछ आउटलायर है, डेटा बहुत है इसीलिए। ठीक है। अगर आप आउटलायर इसमें नहीं दिखाना चाहते कि भाई ये आउटलायर की तरह ना दिखे, पूरा का पूरा डेटा ही हमें इंक्लूड करना है, तो ये दोनों तो एक्सक्लूड हो गया एक तरह से। अगर इंक्लूड करना है तो आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप इनको इंक्लूड करा सकते हैं इसमें। तो इसमें आउटलायर का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो शो आउटलायर, शो का ऑप्शन है, SHO नहीं है, होना तो जैसे शो फ्लायर है तो शो फ्लायर्स, इसको आप कर दो फॉल्स। शो फ्लायर बाय डिफॉल्ट तो वो आउटलायर दिखाता है, लेकिन शो फ्लायर अगर हमने फॉल्स कर दिया तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपका इंक्लूड हो जाता है। अब आउटलायर नहीं है इसके पास, मतलब आउटलायर है लेकिन उसको वो इंक्लूड कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। ठीक है। तो शो फ्लायर हमने फॉल्स कर दी। अगर ट्रू करेंगे तो वो आउटलायर दिखाएगा एक्चुअली। आपका डिस्ट्रीब्यूशन अब चेंज हो गया पूरा, है ना। इसका परसेंटाइल भी चेंज हो गया, आपका ये भी 25 27 सब कुछ चेंज हो गया इसका। ठीक है। और अगर कैलकुलेटिव वे में जाना है तो आपको IQR मेथड के थ्रू जाना होगा। IQR मेथड क्या होता है, तो IQR मेथड में होता है आपका इंटर क्वांटाइल रेंज। दिस मेथड डिफाइंस आउटलायर एज वैल्यूज फॉलिंग आउटसाइड द रेंज कैलकुलेटेड बाय Q1। राइट। तो IQR मेथड में हम लोग क्वांटाइल डिफाइन करते हैं, ये क्वांटाइल है हमारा, इसको इस फॉर्मूले से बेसिकली हम लोग निकालते हैं। जैसे मुझे क्वांटाइल प्रिंट आउट करना है, यहाँ पे प्रिंट दिखाना है, तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। एंड उसके लिए राइट, इस पे आते हैं। तो पहले Q1 में आपने क्वांटाइल निकाला अपने सैलरी का, मैं सैलरी पे देख रहा हूँ, सैलरी का 25th क्वांटाइल, इसी सैलरी का 75th क्वांटाइल। ठीक है। और इन दोनों क्वांटाइल की वैल्यू को हम माइनस करते हैं, इसी को बोलते हैं इंटर क्वांटाइल रेंज। ठीक है। और इससे आप डिफाइन करते हैं एक लोअर बाउंड, एक अपर बाउंड। ठीक है। एंड वी कैन फाइंड आउटलायर, ये इस अपर बाउंड और लोअर बाउंड से के बीच में जितने भी डेटा है वो सब सही है, बाकी इसके बाहर जितने हैं वो सभी गलत है। तो यहाँ पे आप क्या गए, df.salary। ठीक है। और इसको कर दो लास्ट में एनी। ठीक है। रन करके देखें, एरर दे दिया इसने। अच्छा, वैल्यू कहीं पे हमारी रहे, अच्छा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। आउटलायर डेटा यूजिंग IQR मेथड, एम्प्लॉय आईडी सबका क्यों दे दिया इसने। ठीक है। यहाँ पे डेटा जो इसने दिया है सैलरी के बेसिस पे, इसने 3 वैल्यूज दिए हैं
आउटलायर में एक 17,000, 24,000 और 17,000, ये दोनों खैर सेम डेटा थे, है ना, इसलिए बॉक्स में आपको 2 पॉइंटर दिखे थे, वैसे ये 3 है, ये 3 सैलरीज जो है वो आउटलायर में कंसीडर की गई। ठीक है, तो किसी भी डेटा का आप इस तरह से आउटलायर डिफाइन कर सकते हैं। इसका पूरा डेटा आपको ये यहाँ पे शो करके दिया हुआ है, इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, ठीक है, ये सब कुछ आपको सैलरी के बेसिस पे दे रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इन आउटलायर को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए कल ड्रॉप का मेथड बताया था। ठीक है, चलिए इसको लिखो। ठीक है, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई क्या आज? ऐसा कैसे, तो बताया क्यों नहीं? अरे, कोई नहीं। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग समझ आई, ये सभी प्रोसेस है डेटा क्लीन करने के। ठीक है, चलिए, तो पांडास ऑलमोस्ट डन है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैटप्लॉटलिब के ऑपरेशंस पे। ठीक है, विजुअल ऑपरेशंस। एक न्यू नोटबुक की फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल का नाम मैटप्लॉटलिब।
खुलना चाहिए, क्या आउटलायर्स पे खुलेगा। क्या खुलेगा? ये तो उसका है, बॉक्स पे खुलेगा। आउटलायर पे आउटलायर प्रिंट करके वो दिखाएगा आपको डेटा को। क्या दिखाया इसने? आउटलायर तो दिखा रहा है खाली, पूरे डेटा कहाँ दिखा रहा है? क्यों? अरे तो डबल इन्वर्टेड कमा में क्यों दिया है इसको? प्रिंट आउटलायर करो ना। ये आउटलायर वेरिएबल है सर, क्या कर रहा है? गलत है ना, ओ स्मॉल है। वो ऐसा कलर में क्यों दिख रहा है? हाँ, ये सभी आउटलायर है। फिर इतना तो डाले बस, सेल्स का हाँ। डेटा अच्छी जगह। हाँ नहीं, दिखाता पूरा ही है, डिटेल पूरा दिखाता है, निकाला उसने सेल्स के बेसिस पे ही है। इसमें है ना, जैसे मैंने सैलरी बेस पे निकाली तो 3 सैलरी डिटेक्ट हुई, तो डेटा वो पूरा दिखाएगा। क्योंकि दिखाएगा इसलिए बिकॉज हमने इंडेक्स किया हुआ है उसको। तो इंडेक्स किया सैलरी के बेसिस पे, लेकिन जब डेटा प्रिंट करेगा आउटलायर में तो पूरा का पूरा। सभी तो नहीं होंगे, काउंट कर लो कितना है। 994 ही है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। सभी आउटलायर कैसे हो सकते हैं? दिखा तो वही रहा है। नहीं, गलत दिखा रहा है फिर, गलत दिखा रहा है, कुछ प्रोसेस में कुछ गलत हुआ है। सभी डेटा आउटलायर थोड़ी होता है। तो प्रोसेस में कुछ गलत हुआ, दिखाना है एक बार। फॉर्मूला क्या लिखा है? लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू Q1, अपने सेल्स पे अप्लाई किया क्वांटाइल 0.25 0.75, IQR की वैल्यू दी आपने Q2 माइनस Q1, ठीक है। लोअर बाउंड दिया 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, Q1 के साथ मैं इसको माइनस किया। अच्छा, ये एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। और हो गया और। तुम तो यार मैं भी शॉक हो गया कि पहले तो वो पूरा डेटा कैसे, फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन बना ही नहीं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही डिटेक्ट नहीं कर पाया तो सब कुछ कैसे आउटलायर दे सकता है? फिर तो या तो पूरा डेटा सही होगा। इतना तो सही नहीं है। 1667। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मैटप्लॉटलिब पे। मैटप्लॉटलिब का काम क्या होता है? टू विजुअलाइज द डेटा। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए आप यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल से कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है आपके पास, ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया था सब कुछ। तो मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैटप्लॉटलिब पे काम करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और विजुअल की अगर बात करें तो विजुअल दो तरह के होते हैं, दो तरीके से विजुअल्स हम बनाते हैं अपने डेटा। तो विजुअल जो होते हैं, उस विजुअल में एक होता है आपका यूनिवेरिएट विजुअल। यूनिवेरिएट, और दूसरे को हम बोलते हैं बाइवेरिएट। यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट, ठीक है। यूनिवेरिएट विजुअल जो होता है, एक सिंगल डेटा पे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अभी हमने बॉक्स प्लॉट किया था, बॉक्स प्लॉट में कितने डेटा हमने एंटर किए थे? सिर्फ एक, सैलरी। सैलरी का ही तो उसने बताया था, तो सैलरी का विजुअल हमने बस देखा। तो कोई भी यूनिवेरिएट जो विजुअल होता है वो सिर्फ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। और बाइवेरिएट यूज किया जाता है रिलेशनल
चीजों को देखने के लिए, एक के अकॉर्डिंग दूसरा। जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कोई डेटा है, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं बाइवेरिएट। ठीक है, अब यूनिवेरिएट में हम यूज करेंगे, एक तो सबसे इजी है पाई चार्ट। पाई चार्ट यूनिवेरिएट है, ठीक है। सेकेंड, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट। एक होता है वॉयलिन प्लॉट, ठीक है। एक होता है हिस्टोग्राम। ये सब ये आपके यूनिवेरिएट चार्ट्स, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बना होता है। तो क्वांटाइल्स दिखाने के लिए बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं, परसेंटाइल दिखाने के लिए पाई का यूज करते हैं, परसेंटेज नॉट परसेंटाइल, परसेंटेज दिखाने के लिए पाई का चार्ट यूज करते हैं, डेंसिटी दिखाने के लिए वॉयलिन का चार्ट का यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हिस्टोग्राम चार्ट का यूज करते हैं। ये अलग अलग चार्ट अलग अलग यूजर्स के लिए हैं, आपके लिए, ठीक है। बाइवेरिएट में हम लोग दो डेटा के बेसिस पे चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है, दो डिपेंडेंट डेटा के बेसिस पे। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एक तो लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड बार चार्ट, जो मेजर है इसका। लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड बार चार्ट, ये होते हैं बाइवेरिएट। बाई का मतलब टू, सो देयर विल बी एक्सेस। बाइवेरिएट में जो है वो एक्सेस आपको मिलता है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड यू पुट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई बोथ। यूनिवेरिएट में आपको सिर्फ एक वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। जैसे बॉक्स की अगर हम बात करें तो आपने सिर्फ बॉक्स प्लॉटिंग करी, बाकी जो वाई एक्सिस का डेटा है, ठीक है, ये एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशनल डेटा है, राइट। ठीक है, मैटप्लॉटलिब जब भी आप यूज करते हैं तो मैटप्लॉटलिब में क्या होता है कि एक आपको फिगर मिलता है, मतलब जो लेआउट आपको मिलता है उसको बोलते हैं फिगर, राइट। अब वो फिगर बाय डिफॉल्ट 2D होता है, 3D में भी सेट किया जा सकता है, उसमें एक प्रोजेक्शन आता है, उस प्रोजेक्शन को आप 3D में भी सेट कर सकते हैं। तो वही जो फिगर है वो 3D एक्सेस बना लेगा अपने आप, ठीक है। तो आप 2D को अगर आपको 3D में दिखाना हो, हमारा प्लॉट 2D में है बट वी नीड टू शो इट इन 3D, तो आप उसका प्रोजेक्शन चेंज करते हैं। तो फिगर पहले, फिगर बाय डिफॉल्ट, वैसे जब आप मैटप्लॉटलिब स्टार्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट एक फिगर मिलता है आपको, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ता फिगर के लिए कुछ भी, बाय डिफॉल्ट एक फिगर मिलता है। जैसे अभी आपने जब प्रोग्राम रन किया था तो एक फिगर ऑटोमेटिकली इसने दे दिया, लेकिन आप फिगर बनाना चाहते हैं खुद से, तो फिगर के या फिगर का प्रोजेक्शन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन तो 2D है ना। आप इसका प्रोजेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिगर को कॉल कराना पड़ता है आपको, ठीक है। तो पहले मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे, उसमें से फिगर को हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पाईलैब, मतलब एनिमेशंस के लिए यूज होता है और ये स्टैटिक के लिए use होता है। पीएलटी डॉट फिगर, अच्छा, पीएलटी डॉट फिगर, फिगर से आपको बेसिकली एक फिगर मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप कॉल करा सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। और इससे आपको मिलता है एक फिगर। अगर प्रोजेक्शन वगैरह सेट करना है तो आप इस तरह से फिगर के अंदर ही
प्रोजेक्शन का ऑप्शन होगा, नहीं है? आता तो है फिक्स साइज एंड दिस प्रोजेक्शन का फंक्शन देखना पड़ेगा क्या है। अगर आप 3D प्रोजेक्शन में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन यहीं पे चेंज होता है। 3D प्रोजेक्शन, मैट प्लॉट, हाँ इसमें फिगर के अंदर, हाँ इस तरह लिखते हैं, डायरेक्टली भी तो लिख सकते हैं, नहीं हाँ ये आता है सब प्लॉट, राइट। ठीक है, अगर आपको 3D प्रोजेक्शन में चलाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप फिगर को शो करेंगे, plt.show आप चलाएंगे तो ये आपको 3D फिगर बना के देगा बाय डिफॉल्ट। जैसे आप नॉर्मली आप ये सब प्लॉट ऐड मत करो, 3D प्रोजेक्शन मत डालो, तो ये बाय डिफॉल्ट एक आपको 2D एक्सेस डिफाइन करके देता है। लेकिन जब आप इसमें प्रोजेक्शन देते हैं 3D का, तो ये 3D प्रोजेक्शन बना के फिगर आपको शो करके देता है। अब इसके अंदर जो भी आप प्लॉट करेंगे वो आप 3D प्रोजेक्शंस के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इवन जैसे हमने अभी बॉक्स प्लॉट किया था, बॉक्स प्लॉट का ही प्रोग्राम इसमें चला दोगे तो वो 3D में दिखने लगेगा, राइट। चलिए बाकी प्लॉटिंग्स वगैरह नेक्स्ट डे करते हैं, आज के लिए इतना ही है। आप एक बार पांडास के जो प्रोसेस हमने किया उसको रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। कल बाकी जितने इसमें प्लॉटिंग के नाम लिखे हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है।